हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस आंसर अप्रोच का 36 सेशन, जिसमें हम यूपीएससी के जीएस के चारों पेपर को आंसर राइटिंग के द्वारा कवर करने का प्रयास करते हैं। हमारे इस प्रयास का बेहतर तरीके से लाभ उठाने के लिए इन क्वेश्चंस को अपने स्तर पर लिखकर कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं, जिसका हम आपको इवैल्यूएशन प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। इस सेशन में हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन रहेगा जीएस पेपर 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से। 3 क्वेश्चन हम जीएस पेपर 3 के डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से, एक क्वेश्चन हम देखेंगे विज्ञान और तकनीकी खंड से, और एक क्वेश्चन हम जीएस पेपर 3 के ही पर्यावरण और जैव विविधता खंड से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन नंबर 141 है। प्रीवियस 140 क्वेश्चन हम प्रीवियस 35 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपके जीएस पेपर 2 के भारतीय राष्ट्र व्यवस्था खंड से है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही बनाए रखने के लिए विधायिका के पास कौन से विभिन्न उपकरण उपलब्ध हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है, जिसमें आपको ये वह उपकरणों के बारे में बताना है जिसके माध्यम से विधायिका कार्यपालिका को जवाबदेह बनाती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो जिस दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, उसी के सदस्यों को मिलकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका का गठन किया जाता है। अगर हम लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था की बात करें तो इसके अंतर्गत एक लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका होती है, और उसके अंतर्गत से ही एग्जीक्यूटिव का निर्माण होता है, जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं, जिसको हम सामान्य शब्दों में सरकार भी कह देते हैं। और इसमें एग्जीक्यूटिव का नेतृत्व वे लोग करते हैं जिनका लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका के अंतर्गत बहुमत होता है। इसके अंतर्गत विधायिका द्वारा कार्यपालिका को अपनी शक्तियों का अनियंत्रित व प्रयोग न कर सके या उसका मनमाना प्रयोग न कर सके, और जो हमारा संसदीय लोकतंत्र है वह एक तरीके से मंत्रिमंडलीय तानाशाही में परिवर्तित ना हो जाए, तो इसके लिए विधायिका के द्वारा कुछ प्रतिबंध कार्यपालिका पर इसके अंतर्गत उनको सुनिश्चित किया गया है। और इसके अंतर्गत जो कार्यकारी जो जवाबदेही है वह विधायिका द्वारा विभिन्न स्तरों पर लागू की जा सकती है। वह स्तर हो सकता है आपके नीति निर्माण या कानून निर्माण के दौरान, या कानून या नीतियों को कार्यान्वयन के दौरान उनको किसी भी स्तर पर लागू किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें हम देख लेते हैं कि विधायिका द्वारा कार्यपालिका को जवाबदेह बनाने के लिए कौन कौन से साधन उसके पास उपलब्ध हैं। सबसे पहले साधन की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत बहस और वाद विवाद यानी कि इसके अंतर्गत डिस्कशन या डिस्कोर्स के माध्यम से वह उसको जवाबदेह बना सकती है, क्योंकि जो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत जो संसद सदस्य हैं वे कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों उसके क्रियान्वयन पर परिचर्चा एवं बहस करने का उनको अवसर मिलता है। और ये अवसर उन्हें विभिन्न माध्यमों के माध्यम से मिलता है, जैसे कि प्रश्नकाल के माध्यम से। इसके अंतर्गत जो संसद के सदस्य हैं वे प्रश्न पूछ सकते हैं, और इसके अंतर्गत मंत्रियों को सदस्यों के प्रश्न का उत्तर देने के लिए इनको वे बाध्य हैं। इसके अलावा शून्यकाल की भी एक व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत सदस्य किसी भी मुद्दे को उठा सकते हैं बिना किसी पूर्व सूचना के। साथ ही साथ लेकिन इसके अंतर्गत मंत्री उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होता, लेकिन फिर भी जो भी मुद्दे को प्रश्न के माध्यम से उठाया जाता है तो उसको एक तरीके से संसद के सभी सदस्यों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित कर लिया जाता है। तो ये एक तरीके से उनको जवाबदेह बनाते हैं। साथ ही साथ इसमें आधे घंटे की चर्चा के माध्यम से भी उनको जवाबदेह बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो लोकहित के मामले हैं उनको उठाया जा सकता है। साथ ही साथ एक स्थगन प्रस्ताव का भी इसमें एक व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत जो अत्यावश्यक जो लोक महत्व के जो मुद्दे हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित किया जा सकता है, जिसमें ये और इसमें ध्यान रखिएगा ये केवल लोकसभा के अंतर्गत ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये हमने पहले साधन की बात की, जिसके माध्यम से जो विधायिका है वह कार्यपालिका को जवाबदेह बना सकती है। दूसरे साधन की अगर हम बात करें तो कानूनों की स्वीकृति और अनुसमर्थन के मामले में, क्योंकि जो कानून की स्वीकृति एवं जो अस्वीकृति होती है वह संसद के द्वारा ही होती है, और कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति से ही वह कानून बन सकता है। और इसका महत्व ऐसे में और बढ़ जाता है जब कार्यपालिका के पास लोकसभा में भारी बहुमत होता है, क्योंकि जो साधारण विधेयक और अगर हम बात करें संविधान संशोधन विधेयक की तो इसके अंतर्गत राज्यसभा के पास लोकसभा के समान ही पावर होती है बिल को पास करने के लिए। तो इसके माध्यम से वे समान शक्ति होने के कारण से वे कार्यपालिका की जवाबदेहिता को और ज़्यादा अच्छे तरीके से सुनिश्चित कर पाती है।
इसके अलावा इसके अंतर्गत हम तीसरे साधन की बात करें तो वित्तीय नियंत्रण रखा जाता है विधायिका का कार्यपालिका के ऊपर, क्योंकि जो बजट है जिसका प्रावधान आर्टिकल 112 के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना एवं उसे पेश करना सरकार की यानी कि एग्जीक्यूटिव की संवैधानिक जिम्मेदारी होती है। इसके अंतर्गत लोकसभा सरकार द्वारा जो धन की मांग की जा रही है बजट के अंतर्गत उस पर चर्चा कर सकती है और विधायिका किसी भी वित्तीय उपाय के जो संदर्भ में आपूर्ति को अस्वीकृत भी इसके अंतर्गत कर सकती है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत विभिन्न रिपोर्टों के माध्यम से भी इसको जवाबदेही बनाया जाता है, क्योंकि जो कैग की रिपोर्ट है और जो संसद की जो पीएसी यानी कि लोक लेखा समिति की जो रिपोर्ट के आधार पर जो सरकार के द्वारा जो धन का उपयोग किया जा रहा है, अगर उसमें किसी तरीके का धन का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा तो इसकी जांच इनकी रिपोर्टों के माध्यम से की जा सकती है। साथ ही साथ इसमें जो तीसरा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से भी सरकार पर नियंत्रण रखा जाता है और ये एक सबसे सशक्त माध्यम है उस पर नियंत्रण रखने का, क्योंकि किसी भी सरकार को सत्ता में बने रहने के लिए सरकार को लोकसभा में अपने दल या उनका कोई गठबंधन है तो उस गठबंधन का समर्थन होना आवश्यक है। ऐसे में उसे सदन के पटल पर बहुमत का परीक्षण यानी कि फ्लोर टेस्ट कराना होता है और अगर वह फ्लोर टेस्ट में अगर फेल हो जाता है तो उसको इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। साथ ही साथ इसमें एक धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से भी उस पर नियंत्रण रखा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जब संसद का कोई भी प्रत्येक नया सत्र आरंभ होता है तो उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है जिस पर दोनों सदनों को अपनी स्वीकृति उसके अंतर्गत देनी होती है और अगर कोई भी सदन इसके अंतर्गत अस्वीकृति व्यक्त करता है तो यह माना जाता है कि सरकार सदन में अपना बहुमत खो चुकी है तो उसको इसके कारण से इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये हमने बात की विभिन्न साधनों की, हमने 5 साधनों की बात की जिसके माध्यम से जो विधायिका है वह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। इसके अलावा अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो एक संसदीय सरकार में मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व और उत्तरदायी सरकार सुनिश्चित करने की ये व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अतिरिक्त जो भारतीय संविधान है उसमें कार्यपालिका पर न्यायपालिका के माध्यम से भी नियंत्रण का प्रावधान वह करता है। संविधान में जो भी जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है। अगर हम भारत की व्यवस्था की बात करें तो इसमें भारत की व्यवस्था को हम इनके माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें हम ये एक लेजिस्लेचर हो गया यानी कि विधायिका, इसके अंतर्गत से ही एग्जीक्यूटिव का गठन किया जाता है और दूसरी तरफ शक्ति के पृथक्करण को इसमें सुनिश्चित करते हुए जुडिशरी को इसको शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत अलग रखा गया है और ये तीनों मिलकर ही एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीएस पेपर 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जिसको हम स्विफ्ट के नाम से जानते हैं, वह क्या है और इसकी कार्य पद्धति एवं हाल ही में इससे कौन से विवाद रहे हैं इससे जुड़े हुए, तो उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको स्विफ्ट के बारे में बताना है। तो सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें हम स्विफ्ट के क्या है उसके बारे से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि स्विफ्ट की अगर हम बात करें, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन एक विश्वसनीय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जो कि वित्तीय संस्थानों को धन हस्तांतरण यानी कि आपका मनी ट्रांसफर जैसे वैश्विक मौद्रिक लेन देन में ये जानकारी को आदान प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा ये 200 से अधिक देशों में 11,000 से अधिक बैंकों को इसको अंतर्गत सुरक्षित वित्तीय संदेश जो सेवाएं प्रदान करने और उन्हें लेन देन की जानकारी को सत्यापित करने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में ये कार्य करता है। यानी कि एक जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनके बीच में सुरक्षित लेन देन के लिए और उनको सत्यापित करने के लिए एक तरीके से ये मध्यस्थ प्लेटफॉर्म के रूप में, एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के रूप में ये काम करता है। अधिकांश अगर हम बात करें विश्व व्यापार तो स्विफ्ट के माध्यम से ही वित्तीय संदेश भेजकर किया जाता है। और अगर हम बात करें इसमें जो G10 देश हैं उनके जो केंद्रीय बैंक हैं जैसे कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक या नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा इसमें G10 की अगर हम बात करें तो G10 के अंतर्गत 11 औद्योगिक देश इसके अंतर्गत शामिल हैं। इसको देख सकते हैं हम बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूके एंड यूएसए। इन देशों के नाम आपको मेंस आंसर के अंतर्गत लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने अपनी इंफॉर्मेशन के लिए इनको यहाँ पर शामिल किया है और इसके अंतर्गत जो इनके केंद्रीय बैंक हैं उनका स्विफ्ट के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। इसके अलावा ये आर्थिक एवं मौद्रिक मामलों पर ये परामर्श और एक दूसरे से सहयोग भी ये करते हैं।
इसके बाद हम देख लेते हैं स्विफ्ट की कार्य पद्धति क्या है। अगर हम इसकी कार्य पद्धति की बात करें तो मैसेजिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण घटक इसके अंतर्गत है जो कि हर वित्तीय संस्थान को दिया जाता है, वह होता है स्विफ्ट कोड। और इसमें हर बैंक को ये कोड दिया जाता है और ये 8 वर्णों का स्विफ्ट कोड होता है, जिसके अंतर्गत इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जो पहले जो 4 वर्ण होते हैं वे संस्थान के कोड को संदर्भित करते हैं। जैसे कि अगर किसी संस्थान का नाम है यूनिक्रेडिट बेनेका, तो उसका जो स्टार्टिंग के जो 4 लेटर होंगे वे यूएनसीआर के रूप में उसको संदर्भित करेगा। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो अन्य 2 वर्ण हैं वह अगले 2 वर्ण देश के कोड, यानी कि जैसे इटली का ये बैंक है तो इटली के अंतर्गत आईटी से उसको एक तरीके से संदर्भित किया जाएगा। और फिर उसके बाद के जो अन्य 2 वर्ण हैं उसको स्थान या शहर के कोड के आधार पर उसको इसमें संदर्भित किया जाएगा। तो ये जनरली ये आपका 8 वर्णों का ये स्विफ्ट कोड होता है जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। लेकिन इसके अंतर्गत जो अंतिम जो 3 वर्ण होते हैं उनको वैकल्पिक रूप से रखा जाता है, क्योंकि जो बैंकों को अपनी जो शाखाओं के लिए अगर कोई संगठन है उसका उपयोग अपनी अलग अलग शाखाओं को कोड असाइन करने के लिए अन्य 3 वर्णों का भी इसमें उपयोग किया जा सकता है। यानी कि ये मैक्सिमम 11 वर्णों को इसमें उपयोग किया जा सकता है और स्टैंडर्ड फॉर्म इसके 8 वर्णों का ही ये स्विफ्ट कोड होता है, जो कि प्रत्येक बैंक को ये कोड दिया जाता है जो कि स्विफ्ट सिस्टम के अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा अगर हम बात करें इससे संबंधित अभी विवाद की, तो हाल ही में जब रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला किया गया तो अमेरिका एवं यूरोपीय आयोग ने कुछ रूसी बैंक को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया और इस कार्रवाई के पीछे का इरादा रूस को अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय प्रणाली है उससे बाहर करना था। तो ये संबंधित विवाद अभी स्विफ्ट से जुड़ा रहा, इसके कारण से ही ये अभी चर्चा में रहा। इसके अलावा इससे हम देख लेते हैं कि इससे रूस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। जो रूसी नागरिक हैं वो क्रेडिट कार्ड के बिना विदेश यात्रा करना उनको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो अगर वो स्विफ्ट सिस्टम से संबंधित उसका जो बैंक है अगर वे विदेशों में जाते हैं और उस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो उनका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो चुका होगा। साथ ही साथ रूस अपने जो प्राकृतिक संसाधनों के व्यापार, विशेष रूप से जो अपने तेल एवं जो गैस निर्यात के जो भुगतान है वे स्विफ्ट सिस्टम पर निर्भर हैं कई बैंक उसके अंतर्गत। साथ ही साथ ये रूस के जो केंद्रीय बैंक की जो संपत्ति को फ्रीज कर देगा और जिससे रूस अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग युद्ध से संबंधित गतिविधियों के लिए नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ इसमें जो रूस के अपने जो विदेशी मुद्रा है उसका जमा का उपयोग करने से भी उसको रोकेगा। जो भी उसका जो फॉरेक्स है उसको भी उसमें जो युद्ध के लिए वह इसमें यूज नहीं कर सकता। तो ये हमने बात की रूस पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि रूस के जो एक तरीके से उसको स्विफ्ट से बाहर किया गया तो रूस के पास ऐसे कौन से अन्य विकल्प उपलब्ध हैं स्विफ्ट के अलावा। जो एक उसने बना रखा है अपना SPFS, यानी कि जो वित्तीय संदेशों के स्थानांतरण के लिए सिस्टम है और ये एक तरीके से स्विफ्ट है उसका रूसी वर्जन है। इसे सेंट्रल बैंक ऑफ रूस द्वारा विकसित किया गया है और ये तब से ही विकसित कर लिया गया था जब 2014 में क्रीमिया पर आक्रमण किया गया था। तो उसके बाद से ही रूस के जो बैंक है उसके द्वारा इस प्रणाली को तैयार कर लिया गया था। साथ ही साथ बैंक ऑफ रूस की जो वित्तीय संदेश प्रणाली है पहले से ही बनी हुई है, तो उसके अंतर्गत ये एक वैकल्पिक इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय संदेश चैनल का निर्माण करती है जिसे स्विफ्ट एनालॉग भी कहा जाता है। इसके अलावा चीन के पास भी इसी तरीके का एक स्विफ्ट की प्रणाली है। स्विफ्ट का विकल्प है जिसको क्रॉस बॉर्डर इंटर पेमेंट सिस्टम यानी कि CIPS के रूप में जाना जाता है। तो ये स्विफ्ट के विकल्प हमारे पास मौजूद हैं जो रूस इनका यूज करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर हम इसकी बात करें तो यदि सभी रूसी बैंकों को स्विफ्ट से बाहर कर दिया जाता है, तो अभी तो कुछ बैंकों को किया गया है लेकिन अगर सभी बैंकों को कर दिया जाता है तो भारत को जो भुगतान है उसमें देरी हो सकती है। अंततः भारत और रूस के बीच में जो व्यापार है वह प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत और रूस के बीच में जो व्यापार है वह एक तरीके से व्यापार घाटे की स्थिति में है और इसलिए कुछ मामलों में इसके अंतर्गत वस्तु विनिमय प्रणाली को भी इसमें सक्रिय किया जा सकता है। साथ ही साथ जो व्यापार घाटे को देखते हुए भारत पर इसका जो प्रभाव होगा काफी सीमित रूप से ही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत जो ज्यादातर रूस से पेट्रोलियम उत्पाद, हीरे या अन्य कीमती पत्थर या उर्वरक खरीदता है और इसी तरीके से कुछ पूंजीगत सामान, दवा उत्पाद या जैविक रसायन, ऑटो पार्ट जो मास्को को भेजता है। यानी कि हम निर्यात करते हैं कुछ पूंजीगत जो सामान, दवा उत्पाद, जैविक रसायन और ऑटो पार्ट्स मॉस्को को, और वहां से हम खरीदते हैं पेट्रोलियम उत्पाद, हीरे या अन्य कीमती पत्थर।
तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया स्विफ्ट प्रणाली से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीएस पेपर 3 के पर्यावरण और जैव विविधता खंड से, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कार्बन फार्मिंग क्या है। चर्चा कीजिए कि जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए कार्बन फार्मिंग एक व्यवहार्य विकल्प क्यों है। तो इसमें आपको बताना है कार्बन फार्मिंग के बारे में और साथ ही साथ ये जलवायु परिवर्तन को किस तरीके से ये कम कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि कार्बन फार्मिंग होती क्या है। कार्बन फार्मिंग, जिसे हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के रूप में भी जाना जा सकता है, इसके अंतर्गत जो कृषि प्रबंधन की एक प्रणाली है जो भूमि को अधिक कार्बन जमा करने और जो उत्सर्जित जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी मात्रा को कम करने में वह मदद कर सकती है। तो इसके अंतर्गत जो एनवायरनमेंट के अंतर्गत जो ग्रीन हाउस गैस के रूप में जो कार्बन है, तो उसको एक तरीके से भूमि के अंतर्गत सिक्वेस्ट्रेट कर दिया जाता है कार्बन फार्मिंग के अंतर्गत, यानी कि भूमि के अंतर्गत उस कार्बन को जमा कर दिया जाता है। इसके अलावा ये जो इसके अभ्यास में वह शामिल हैं जो वातावरण से CO2 हटाने और उन्हें पादप सामग्री एवं मृदा के कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करने की दर को परिवर्तित करने के लिए कार्बन फार्मिंग को जाना जाता है। ये जो वातावरण की जो ग्रीन हाउस गैसें होती है उसको पादप सामग्री या मृदा के कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देता है और इसके माध्यम से भूमि के अंतर्गत उस कार्बन को स्टोर कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत में कृषि में कार्बन फार्मिंग की, तो कृषि पृथ्वी के जो आधे से अधिक स्थलीय पृष्ठ को कवर करती है और वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में उसका जो योगदान है वह 1/3 योगदान है। इसके अलावा 2021 में भारत सरकार ने UNFCCC को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि देश का जो कृषि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है वह कुल उसकी जो हिस्सेदारी है वह 14% हिस्सेदारी है और भारत में जो मुख्य कृषि जो उत्सर्जन होता है वह पशुधन क्षेत्र का लगभग 54.6% और नाइट्रोजन उर्वरक जो यूज किए जाते हैं फील्ड के ऊपर तो उसका जो योगदान है वह 19% योगदान है। साथ ही साथ चावल की खेती के समय भी काफी ज्यादा उत्सर्जन होता है जो कि बढ़कर 723 मिलियन टन CO2 के समतुल्य हो गया है। इसके अलावा कुछ रीजनरेटिव जो कृषि पद्धतियां हैं यानी कि पुनर्संयोजी जो पद्धतियां हैं, मैं इसे अपनाकर इसको कम किया जा सकता है और कार्बन फार्मिंग को अगर हम भारत अपना लेता है तो इस संक्रमण की गति को तीव्र किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कार्बन फार्मिंग एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में क्यों इसके अंतर्गत इसको माना जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से जलवायु के अनुकूल है, क्योंकि एक जो जलवायु समाधान के रूप में इसको देखा जा सकता है और ये एक अत्यधिक आय सृजन कर सकती है और खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित की इसके अंतर्गत की जा सकती है। साथ ही साथ दूसरे इसका जो इसके व्यवहार विकल्प के रूप में, क्योंकि इसमें जो कार्बन कैप्चर को ये इष्टतम कर देती है, जो वातावरण की जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसके कार्बन को कैप्चर करके ये भूमि में स्टोर कर देती है। तो इसके अंतर्गत जो कार्बन फार्मिंग है किसानों को जो कृषि प्रक्रियाओं में जो पुनर्संयोजी अभ्यासों को पालन करने के लिए ये प्रोत्साहित करती है, जिससे जो इनके अंतर्गत वह कार्बन क्रेडिट को कार्बन बाजार में भी जो किसान हैं वह बेच सकते हैं, क्योंकि अगर वे वातावरण की ग्रीन हाउस गैस के जो कार्बन है उसको कम करने में अगर योगदान देते हैं तो इसके एवज में उनको कार्बन क्रेडिट दिया जा सकता है और उस कार्बन क्रेडिट को कार्बन बाजार में किसान के द्वारा बेचा जा सकता है। साथ ही साथ ये किसानों के लिए भी अनुकूल है, क्योंकि इससे मिट्टी में सुधार आएगा और इसमें वैकल्पिक आय कार्बन क्रेडिट को कार्बन मार्केट में बेचकर उनको वैकल्पिक आय का माध्यम मिल सकता है। साथ ही साथ जैविक और रसायन मुक्त खाद्य जैसे परिणाम उनको इस तरीके से इसमें यूज वे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कार्बन बाजार का विकास किया जा सकता है, क्योंकि 2020 में वैश्विक कार्बन बाजारों के मूल्य में हमें 20% से ज़्यादा वृद्धि देखी गई और इसमें ये एक तरीके से अत्यधिक निवेश की राह है जिसको एक तरीके से आगे और ज़्यादा ये बढ़ने वाला है। इस प्रकार जो कार्बन प्रभावी रूप से किसानों के लिए जो भविष्य की एक तरीके से जो कार्बन क्रेडिट वो प्राप्त करेंगे तो उसको एक तरीके से नकदी फसल भी वह साबित हो सकती है। तो ये हमने बात की कि कार्बन फार्मिंग एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में क्यों मौजूद है, क्यों इसको माना जाता है। इसके अलावा कार्बन फार्मिंग को प्रोत्साहित करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अगर हम इसकी बात करें और क्या कदम उठाए जाने चाहिए इसकी अगर हम बात करें, तो जो मृदा क्षमता का इससे ठीक तरीके से दोहन किया जा सकेगा, क्योंकि अध्ययनों से अगर पता चला है कि जो मृदा
हर साल दुनिया के जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन का लगभग 25% को वह दूर कर देती है। जो भी हम जीवाश्म ईंधन धरती से निकालते हैं और उनका जो यूज करते हैं वह मृदा के द्वारा 25% उसके प्रभाव को, जो वायुमंडल में जो उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है उसके 25% प्रभाव को वह दूर कर देती है। और ये अभी हम इसका सीमित उपयोग कर रहे हैं तब ये स्थिति है, और अगर हम इसको और तरीके से अच्छे से उपयोग करने की कोशिश करेंगे तो इसके अगर पूर्ण दोहन से हम इस समस्या को और ज़्यादा अच्छे तरीके से दूर किया जा सकता है। इसके अलावा जो कार्बन फार्मिंग के लिए एक कानूनी समर्थन की भी आवश्यकता है। एक कानूनी समर्थन मिलने के कारण से एक व्यापक एवं भविष्योन्मुख एक आपकी जो कार्बन फार्मिंग है एक अधिनियम तैयार किया जाए, जिससे एक सुदृढ़ संक्रमण योजना के साथ फार्मिंग जो है कार्यशील भूमि पर कार्बन सिंक के निर्माण को प्रभावी रूप से ये प्रदर्शित कर सकता है। तो इसमें एक कदम ये भी उठाना चाहिए कि कार्बन फार्मिंग के लिए कानूनी समर्थन दिया जाए। साथ ही साथ अगर हम बात करें किसानों के लिए प्रत्यक्ष प्रोत्साहन इसके अंतर्गत दिया जा सकता है, क्योंकि जो जलवायु तटस्थ जो अर्थव्यवस्थाओं के लिए भूमि क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये वातावरण की जो CO2 है उसको कैप्चर यानी कि उसको जब्त करने के लिए ये एक योगदान दे सकती है। साथ ही साथ कृषि के अंतर्गत जो एग्रो फॉरेस्ट्री होती है, यानी कि कृषि के साथ साथ वहां पर वृक्षों को भी उगाया जाए, यानी कि कृषि एवं वानिकी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ये जलवायु अनुकूल अभ्यासों को अपनाने के लिए प्रत्यक्ष प्रोत्साहन ये सरकार की तरफ से किसानों को दिए जा सकते हैं। साथ ही साथ एक कार्बन क्रेडिट एवं कार्बन बैंक भी तैयार किया जा सकता है, जिसमें किसानों को जो वैश्विक स्तर पर व्यापार योग्य जो कार्बन क्रेडिट है, जिसके अंतर्गत वे कार्बन फार्मिंग को अपनाकर जो कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं, उसके द्वारा उनको पुरस्कृत किया जाए और वे कार्बन क्रेडिट को बेच सकें, जिससे उनको वैकल्पिक आय के साधन मिलेंगे। और साथ ही साथ कार्बन बैंक भी बनाए जा सकते हैं, जिससे वे कार्बन क्रेडिट की आसानी से खरीद और बिक्री कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत सामूहिक भागीदारी को सुनिश्चित करके भी इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जो कार्बन फार्मिंग है इसके जो समग्र ढांचे की सफलता के लिए इसको एक ठोस नीतियों के माध्यम से, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से, साथ ही साथ इसमें सटीक परिमाणीकरण पद्धतियों के माध्यम से इस विचार को कुशलता पूर्वक लागू करने के लिए सहायक वित्त पोषण इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो ये हमने बात की इसके अंतर्गत जो कार्बन फार्मिंग है उसको प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए उनके बारे में। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 3 के पर्यावरण और जैव विविधता खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी खंड से जीएस पेपर 3 के, जिसमें आपसे पूछा गया है कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है। इस प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिए, साथ ही साथ बताइए कि ये अन्य वायरलेस तकनीकों से ये किस प्रकार से भिन्न है। तो इसके अंतर्गत आपको नियर फील्ड कम्युनिकेशन के बारे में बताना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। सबसे पहले अगर हम बात करें नियर फील्ड कम्युनिकेशन के बारे में, तो जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन है एक छोटी दूरी, जिसमें कुछ मीटर तक ही इसकी दूरी होती है, एक छोटी दूरी की वायरलेस तकनीक होती है। जो NFC जो सक्षम जो उपकरण होते हैं, यानी कि जो NFC इनेबल्ड जो उपकरण होते हैं, वे एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं बिना स्पर्श के माध्यम से। साथ ही साथ जल्दी और आसानी से ये जानकारी एक दूसरे में स्थानांतरित करने की ये अनुमति इसके अंतर्गत दी जा सकती है। इसको आप एक तरीके से कॉन्टैक्टलेस जो कार्ड होते हैं उसके माध्यम से समझ सकते हैं। जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, आपको बिना उससे जो क्रेडिट कार्ड की जो मशीन होती है उसको आपको बिना टच किए हुए उससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो उसको एक तरीके से नियर फील्ड कम्युनिकेशन के रूप में ही देखा जाता है। इसके अलावा जो NFC है वो दो उपकरणों के बीच संचार को सक्षम करने के लिए ये यूज करती है विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंगों की। इसके माध्यम से ये डेटा प्रसारित करती है और इसके लिए दोनों उपकरणों का इसके अंतर्गत NFC चिप उसके अंतर्गत होना आवश्यक होती है, क्योंकि इसमें जो लेन देन है एक निकटतम दूरी पर ही किया जा सकता है। यानी कि ये तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन है, यानी कि निकटतम दूरी पर ही इस ट्रांजैक्शन को किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो NFC प्रौद्योगिकी के अन्य प्रयोगों की, तो इसका उपयोग संपर्क रहित कॉन्टैक्टलेस जो आपके जो बैंक के कार्ड्स होते हैं उसमें यूज किया जा सकता है। उसके पैसे के लेन देन के, सार्वजनिक परिवहन हेतु कॉन्टैक्टलेस टिकट जनरेट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ कॉन्टैक्टलेस जो क्रेडिट कार्ड होगा आपका, वह एक तरीके से एक में
उसके यूज के साथ साथ इसमें जो संपर्क रहित जो कार्ड होते हैं उससे बिल्डिंग को सुरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि उसमें उन्हीं व्यक्ति को एंट्री दी जाएगी जिनके पास में कार्ड मौजूद है। इस तरीके से साथ ही साथ जो इन्वेंट्री है फैक्ट्रियों की या उससे संबंधित बिक्री की निगरानी एवं मानव रहित जो टोल बूथ हैं उसको चलाने के अनुप्रयोग के रूप में नियर फील्ड टेक्नोलॉजी को देखा जा सकता है। साथ ही साथ जो घरों में अगर हम बात करें तो स्पीकर और घरेलू उपकरण जो होते हैं, कई सारे उपकरण, उनको हम स्मार्टफोन से ये नियंत्रित किए जा सकते हैं। साथ ही साथ NFC जो सक्षम जो रिस्ट बैंड होते हैं उसको हम रोगी के आंकड़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए यूज किए जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत उसको बेहतर तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड कराई जा सके और वायरलेस चार्जिंग के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें तो NFC जो प्रौद्योगिकी है उससे संबंधित जो सुरक्षा प्रावधान उसके अंतर्गत है, यानी कि उसके अंदर एक तरीके से सिक्योर टेक्नोलॉजी है। अगर हम उसकी बात करें तो इसमें जो NFC जो तकनीक है वह एक दूसरे से कुछ सेंटीमीटर के भीतर ही उपकरणों के बीच संचालन के लिए डिजाइन की गई है। इससे जो साइबर अटैकर्स जो होते हैं, हमलावर होते हैं, उनके लिए अन्य वायरलेस तकनीकों की तुलना में उपकरणों के बीच संचार रिकॉर्ड करना इसके अंतर्गत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत पास में रहकर इसको कम्युनिकेट किया जाता है, तो इसमें इसकी संभावना कम है कि इसमें साइबर हमला हो सकता है। इसके अलावा जो NFC जो सक्षम डिवाइस होती है उसमें उपयोगकर्ता का जो टच जो जेस्चर होता है वह ये निर्धारित करता है कि जो NFC जो संचार है किस इकाई के साथ होना चाहिए, जिससे हमलावर के लिए उसके लिए कनेक्ट होना कठिन हो जाता है। साथ ही साथ अन्य जो वायरलेस जो संचार की तुलना में जो NFC संचार है उसका सुरक्षा स्तर डिफॉल्ट रूप से काफी ज्यादा अधिक है। साथ ही साथ इसमें जो मानवीय त्रुटि की संभावना काफी कम है, क्योंकि जो प्राप्त करने वाला जो उपकरण है वह डेटा को तुरंत भेजता है, क्योंकि ये नियर फील्ड पे होता है तो इसके कारण से ये डेटा को तुरंत ट्रांसफर करता है, तो जिससे कोई मानवीय त्रुटि होना भी असंभव इसके अंतर्गत है। तो इस तरीके से जो NFC जो टेक्नोलॉजी है एक तरीके से पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य वायरलेस तकनीकों से इसकी अगर तुलना की जाए तो जो एडा की बात करें, जो इंफ्रारेड तकनीक पर जो काम करता है, इस तकनीक के माध्यम से डेटा के आदान प्रदान के लिए इंफ्रारेड लाइट का प्रयोग किया जाता है। और ये एक तरीके से छोटी दूरी के कनेक्शंस होते हैं जो दो संचार उपकरणों को उनके अंतर्गत एक सीधी रेखा में होना चाहिए। इसको आप एक टीवी के रिमोट के रूप में समझ सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको टीवी को अगर ऑपरेट करना है तो रिमोट को आपको एक सीधी रेखा में इसके अंतर्गत रखना होता है। तो इसको एक तरीके से ये इंफ्रारेड तकनीक से इसको अगर देखा जाए तो ये इसके अंतर्गत उसमें सीधी रेखा में रखना आवश्यक होता है। इसके अलावा जो कंप्यूटर उपकरण है उसके साथ अगर जो बड़े डेटा संचार हेतु इसका उपयोग किया जाता है, इस तकनीक के अंतर्गत ब्लूटूथ या वाईफाई कनेक्शंस को इसके अंतर्गत प्रतिस्थापित कर दिया गया है। लेकिन अगर हम इनकी बात करें, ये टेक्नोलॉजी की हमने बात की इंफ्रारेड की और जो हमारे ब्लूटूथ या वाईफाई कनेक्शंस की, तो इसके अंतर्गत हमें क्या ज़रूरत होती है? इसके अंतर्गत हमें एक रिसीवर डिवाइस की ज़रूरत होती है, जिन्हें लंबी दूरी के कारण स्वयं की विद्युत आपूर्ति की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो रिसीविंग जो डिवाइस होती है वह NFC की तरह रेडियो फ्रिक्वेंसी क्षेत्र द्वारा संचालित इसको नहीं किया जा सकता, इसके अंतर्गत विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा लंबी कार्य दूरी का एक अन्य परिणाम यह होता है कि जो उपयोगकर्ता द्वारा जो अपने डिवाइस को कॉन्फ़िगर बनाने, यानी कि उसको संचार हेतु उन्हें एक साथ जोड़ने की इसके अंतर्गत आवश्यकता होती है। लेकिन जो नियर फील्ड जो कम्युनिकेशन की तरह इसको सामान्य संपर्क से ही शुरू नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपको ब्लूटूथ का कनेक्शन करना है या आपको इसके अंतर्गत पेयर बनाना पड़ेगा ब्लूटूथ के अंतर्गत, या आपको वाईफाई कनेक्शन करना होगा तो उसको आपको पासवर्ड जनरेट करके उसको पासवर्ड के द्वारा उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो नियर फील्ड जो कम्युनिकेशन होता है उसमें आप एक टच के माध्यम से इसके संपर्क को शुरू किया जा सकता है। जबकि नियर फील्ड कम्युनिकेशन के अंतर्गत आपको जो इसके अंतर्गत दोनों जो सक्षम जो उपकरण होंगे उसके अंतर्गत चिप की आवश्यकता होगी। इसके अंतर्गत किसी भी रिसीविंग डिवाइस की इसके अंतर्गत जरूरत नहीं होती। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया GS पेपर 3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी खंड से। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आपके इसकी जो हैंड रिटन नोट्स की जो PDF है आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक GS एकेडमी। थैंक यू।